नमस्कार फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने गुलाम वंश के बारे में पढ़ा था और उसके उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी सॉल्व किया था। आज हम लोग खिलजी वंश के बारे में देखेंगे। और इससे पहले अपने इसमें इसमें स्टार्टिंग से अगर आप लोगों ने मध्यकालीन भारत का स्टार्टिंग वीडियो, अरबों का आगमन, ये सब भी अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप लोग देख देख जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं खिलजी वंश। और खिलजी वंश रिलेटेड अच्छे अच्छे पॉइंट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम हॉल में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ना। तो स्टार्ट है। पिछली थोड़ी क्लास में हम लोगों ने गुलाम वंश के बारे में पढ़ा और देखा कि गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे। तो शामसुद्दीन क्यूमर्स की किस तरह हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी क्या एक नए दिल्ली में नए राजवंश किसकी, तो खिलजी वंश की स्थापना करती कौन, तो जलालुद्दीन खिलजी। तो किसकी हत्या करके, तो जो गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन था, शामसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या करके 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना करता है कौन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 के बीच ये शासन शासन करता है ना, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखते हैं इसका संस्थापक, मतलब खिलजी वंश के संस्थापक कौन है। तो हम लोग जान रहे हैं खिलजी वंश का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ, जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक का, तो किलोखरी के महल में 70 वर्ष की आयु में ये सुल्तान बनता है ना। और 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन को ये इसका भतीजा और दामाद होता है, वो देवगिरी के अभियान के लिए भेजता है। देवगिरी दक्षिण भारत में होता है ना, उसके अभियान के लिए भेजता है। तो वहाँ के शासक कौन थे, तो यादव वंश का जो चल रहा था, वहाँ के शासक कौन थे, तो रामचंद्र देव। क्वेश्चन पूछेगा, जब अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी पे आक्रमण के गया था तो वहाँ का शासक कौन था, तो रामचंद्र देव है ना। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, केकुबाद केकुबाद ने जलालुद्दीन को क्या शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। केकुबाद कौन था, जिसे जिसे जलालुद्दीन खिलजी ने यमुना नदी में फेंकवा दिया था ना, वही। इसको क्या देते हैं, शाइस्ता खां की उपाधि प्रदान किया था जलालुद्दीन खिलजी को। और किलखोरी है ना, किलखोरी का निर्माण जो है क्या केकुबाद ने ही करवाया था। जहाँ पे कहा जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है, राज्याभिषेक करवाता है, उस किला का निर्माण किसने कराता है, तो केकुबाद ने ही कराता है ना। फिर बलबल की लौह लौह एवं रक्त की नीति, बलबल का जो लौह और रक्त की नीति थी, इसे त्याग देता है कौन, तो जलालुद्दीन खिलजी, और उदार नीति को अपनाता है ना। ये पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं। उसका जलालुद्दीन ने हस्तक्षेप की नीति को अपनाया। क्वेश्चन पूछेगा, हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई, तो जलालुद्दीन खिलजी है ना। और जलालुद्दीन के समय 1292 ईस्वी में अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ है ना। अब्दुल्ला के नेतृत्व में जलालुद्दीन के समय 4000 मंगोल इस्लाम धर्म को जलालुद्दीन के समय 4000 मंगोल इस्लाम धर्म को स्वीकार करके दिल्ली के निकट दिल्ली के निकट मुगलपुर या मंगोलीपुर में बस गए, जो नवीन मुसलमान कहलाए है ना। उसका बाद नेक्स्ट है, जुलाई 1296 ईस्वी में अली गुरसफ किसका नाम था, तो अलाउद्दीन खिलजी उसका भतीजा था, ने सुल्तान को करामनिकपुर है ना, करामनिकपुर बुलवाया और गले मिलते समय धोखे से चाकू मारकर हत्या कर दी तथा सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया कौन, तो अलाउद्दीन खिलजी है ना। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस जगह पे बुला के गले मिलने के बहाने मार दिया गया, तो करामनिकपुर है ना, ये भी ध्यान रखिएगा, करामनिकपुर। उसका बाद हम लोग जब देख लिए, जब उसका बाद देखते हैं, जब जलालुद्दीन खिलजी को चाकू मार के हत्या कर दिया जाता है, उसके बाद अलाउद्दीन शासक बनता है। अलाउद्दीन जब सुल्तान बनता है तो हम लोग देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी है ना। अगर यहाँ तक समझ में नहीं आया तो फ्रेंड्स, है ना, तो 2 बार जरूर देख ले, 1 से 2 बार देख ले, जरूर क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम भी पूछा जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था, अली या तथा गुरसफ है ना, गुरसफ। वह जलालुद्दीन का भतीजा भतीजा एवं दामाद था। जब जब जलालुद्दीन सुल्तान बनता है तो अलाउद्दीन को इलाहाबाद जिले के करामनिकपुर है ना, इसी जगह पे ना बुला के उसको मार देता है चाकू से। करामनिकपुर कहाँ, तो इलाहाबाद में। इलाहाबाद की करामनिकपुर की जागीर देता है किसको, अलाउद्दीन खिलजी को, जब जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान बनता है। अलाउद्दीन ने सिकंदर ए सानी या सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की है ना। क्वेश्चन पूछेगा, सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारित की, तो अलाउद्दीन खिलजी है ना, आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं,
अब हम लोग देखते हैं अलाउद्दीन का राजनीतिक अभियान, है ना? तो अलाउद्दीन का जो राजनीतिक अभियान था, उनमें देखते हैं उत्तर भारत का विजय, फिर हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत का विजय। तो उत्तर भारत के विजय में पहला हम लोग देखते हैं गुजरात पर आक्रमण। अलाउद्दीन का गुजरात पर आक्रमण, तो 1298 से 1299 के बीच गुजरात पर उसने अभियान करता है। और गुजरात का वो शासक कौन होता है, तो वहाँ का शासक कौन होता है, तो राय कर्ण होता है ना। तो आक्रमण के लिए अलाउद्दीन अलाउद्दीन ने दो दिशाओं से, मतलब दोनों दिशाओं से सेना भेजी। तो पहला सेना भेजी थी, पहला उल्गू खां के नेतृत्व में सिंध के तरफ से, और दूसरा सेना जो भेजी थी नुसरत खां को राजपूताना के मार्ग से भेजा था, है ना। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हैं। गुजरात के शासक रायकर ने आक्रमण का सामना नहीं कर पाया, है ना। गुजरात के शासक रायकर ने आक्रमण का सामना नहीं कर पाया, और भाग कर देवगिरी देवगिरी आप लोग पॉइंट याद रखेंगे, देवगिरी बाद में देवगिरी आएगा फिर, है ना। देवगिरी के शासक रामचंद्र देव, है ना, यहाँ शरण ले लेता है ना, ध्यान रखेंगे। और सेना ने गुजरात विजय के बाद, वो तो गुजरात जीत जाता है, फिर उसके बाद सेना ने गुजरात विजय के बाद सूरत सहित कई नगरों को और तथा सोमनाथ मंदिर को भी पूरा लूट लेता है ना। उसके बाद देखिए खंबात के पर आक्रमण के समय, जब गुजरात की बंदरगाह खंबात था, खंबात बंदरगाह के आक्रमण के समय एक किन्नर था, क्या उसका, मलिक कफूर, है ना। मलिक कफूर को 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए उसका 1000 दिनारी भी नाम कहा जाता है ना। को नुसरत खान कौन, तो एक सेनापति उसका खरीदा, और वो अलाउद्दीन को भेज देता है। और अलाउद्दीन जो बाद में जब दक्षिण का अभियान पे क्या आता है, किसको, तो मलिक कफूर को ही दक्षिण के अभियान में भेजता है। हम लोग आगे उसको देखेंगे। फिर हम लोग देखते हैं अलाउद्दीन का रणथंभौर पे आक्रमण, है। रणथंभौर पे आक्रमण कब करता है, तो 1301 ईस्वी में। रणथंभौर आक्रमण कब होता है, तो 1321 में। यहाँ के शासक कौन थे, तो हम्पीर देव, है ना, हम्पीर देव थे। हम लोग ध्यान ध्यान रखेंगे। उसके बाद आक्रमण के लिए उल्गू खां, जो जिस गुजरात विजय पे जो गया था वही दोनों गया था, उल्गू खान को नुसरत खां को भेजा गया। लगभग एक वर्ष तक सुल्तान की सेना को कोई सफलता प्राप्त नहीं होती। अंततः अंततः क्या होता है, हम्बीर देव के प्रधानमंत्री कौन, रनमल, है ना। रनमल जो होता है सुल्तान के साथ जाके मिल जाता है, और राणा हमीर देव युद्ध में क्या वीरता को प्राप्त होता है, मतलब युद्ध में वीरता से लड़ता है और अंततः वो मर जाता है ना। सुल्तान की तरफ से कौन सा सेनापति, ये कौन था, तो नुसरत खां, है ना। नुसरत खां क्या होता है, युद्ध में मारा जाता है। और हम्पीर रासो के अनुसार, एक पुस्तक है हम्पीर रासो के अनुसार, हम्पीर की ना रानी क्या, रंग देवी के साथ अनेक राजपूत महिलाओं ने जोहर कर लेता है। जोहर पता है, जोहर क्या होता है ना, एक सामूहिक आत्महत्या कर सकते हैं, आग में कूद जाना है ना, महिलाओं के द्वारा, इसे जोहर कहा जाता है ना। तो हम लोग फिर नेक्स्ट देखते हैं चित्तौड़ पे विजय, है ना। चित्तौड़ पे विजय, अलाउद्दीन का चित्तौड़ का अभियान देखते हैं। ऐसा माना जाता है कब, तो 1303 ईस्वी में, पॉइंट ध्यान रखेंगे। ऐसा माना जाता है कि चित्तौड़ की रानी क्या, पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण की योजना बनाया। मलिक मोहम्मद जायसी, है ना, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना क्या है, पद्मावत में इसका उल्लेख मिलता है ना। नेक्स्ट, इस अभियान में अमीर खुसरो अलाउद्दीन के साथ था, है ना। इस आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था, तो राणा रतन सिंह। ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे, जब पूछेगा कि जब चित्तौड़ पे अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है तो वहाँ का शासक कौन था, तो राणा रतन सिंह, है ना। उसके बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के विजय के बाद वहाँ के शासक में अपना बेटा कौन था उसका, खीज खां को नियुक्त करता है। जब चित्तौड़ विजय कर लेता है अलाउद्दीन खिलजी, और युद्ध में राणा रतन सिंह ने वीरता के साथ लड़ता है और अंततः पराजित हो जाता है, और धोखे से उसे मार दिया जाता है। अलाउद्दीन ने जब चित्तौड़ विजय के बाद अपने बेटे क्या, तो खीज खां को वहाँ का शासक नियुक्त करता है, और चित्तौड़ का नाम बदल के क्या रख जाता है, तो खिजाबाद कर दिया जाता है ना। तो ये था चित्तौड़ से रिलेटेड। अब हम लोग देखते हैं मालवा पे अभियान, अलाउद्दीन खिलजी का मालवा विजय। तो मालवा की विजय कब, तो 1305 ईस्वी में। चित्तौड़ विजय के बाद राजपूत रियासतों ने अलाउद्दीन की अधीनस्था क्या कहते हैं, स्वीकार करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन मालवा का राजा कौन था, तो महलक देव ने अधीनता नहीं स्वीकारता है ना, ये नहीं स्वीकारता है। और अलाउद्दीन इस अभियान में किसको भेजता है, तो अलाउद्दीन इस पे आक्रमण करके भेजता है। तो अलाउद्दीन इस अभियान पे किसको भेजता है, तो मुल्तान के सूबेदार क्या क्या नाम था, आइन उल मुल्क को मालवा पर आक्रमण के लिए भेजता है, कब, 1305 ईस्वी में।
प्रारंभ में कठिनाई के बाद, है ना, प्रारंभ में कठिनाई के बाद किले पर अधिकार कर लेता है। मतलब शुरू में तो दिक्कत होता है, लेकिन अंततः क्या होता है, अंततः अंततः अलाउद्दीन की विजय हो जाती है और तत्पश्चात उज्जैन, मांडू, धार, चंदेरी तथा जालोर पर भी क्या होता है, सुल्तान का अधिकार हो जाता है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं मारवाड़ की विजय। मारवाड़ की विजय 1308। सुल्तान ने क्या मारवाड़ को जीतने का प्रयास किया। मारवाड़ के क्या परमार राजपूत शासक कौन थे, तो शीतल देव से साथ क्या कड़ा संघर्ष किया और अंततः अंत क्या होता है, शीतल देव मारा जाता है ना। उसके बाद देखिए कमालुद्दीन मुर्ग, है ना, कमालुद्दीन मुर्ग को क्या मारवाड़ का शासक नियुक्त कर देता है ना। उसका लास्ट अगला देखते हैं उत्तर भारत की विजय में, लास्ट है क्या, जालोर की विजय। देखिए जालोर की विजय कब, 1311 ईस्वी में। शासक कौन था, तो कान्य देव को पराजित कर देता है कौन, जालोर में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति लोग, है ना। और जालोर विजय विजय अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान का विजय क्या होता है, पूर्ण कर देता है। मतलब जालोर की विजय के बाद पूरा राजस्थान जीत लेता है कौन, तो अलाउद्दीन खिलजी, है ना। अब हम लोग देखते हैं उत्तर भारत के विजय के बारे में, सॉरी उत्तर भारत के देख लिया, हम लोग देखते हैं दक्षिण भारत का विजय। अब देखते हैं हम लोग अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत का विजय। मध्य युग में पहला शासक था जिसने विंध्य पर्वत को पार किया, है ना। इससे पहले कोई ने पार किया था मध्य युग में। दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व हम लोग देखे थे ना, मलिक कफूर, है ना, जो गुजरात से खरीद के लाया था। एक एक किन्नर था और 1000 दिनारी भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। उसके देखिए कुछ पुस्तकें हैं जो इम्पोर्टेंट है इस टाइम की। बरनी, बरनी क्या है, बरनी क्या पुस्तक लिखे हैं, तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही कौन लिखा है, तो बर्नी ने लिखा है। अमीर खुसरो फिर क्या लिखे हैं, तो जय क्या खजायन उल फुतू, है ना, खजायन उल फुतू। और तीसरा क्या है, ईसामी। ईसामी क्या है, फुतू उल सलातीन, है ना, ये पुस्तक लिखे हैं ना, लिखा है लोग, है ना। उसके बाद हम देखते हैं जब दक्षिण भारत का विजय होता है अलाउद्दीन खिलजी का, इसके नेतृत्व में, तो मलिक कफूर के नेतृत्व में, तो पहला आक्रमण कहाँ है उसका, तो देवगिरी पर आक्रमण। देवगिरी पे आक्रमण कब, तो 1307 ईस्वी से 1308 ईस्वी में। देखिए 1296 जब जलालुद्दीन खिलजी के समय अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी पे आक्रमण करता है, उस टाइम का बात है। 1296 में अलाउद्दीन ने देवगिरी के राजा कौन थे उस टाइम, तो रामचंद्र देव को पराजित किया था जलालुद्दीन खिलजी के समय में। तो अब क्या होता है ना, वो कर देना बंद कर देता है। क्या होता है, पुनः कर देना वो बंद कर देता है। और गुजरात के शासक हम लोग देखे थे ना, गुजरात के शासक कौन थे, तो रायकर्ण को क्या वो शरण भी दे देता है। तो तत्पश्चात प्रतिक्रिया स्वरूप क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1307 से 1308 ईस्वी में मलिक कफूर को क्या देवगिरी पर आक्रमण के लिए भेजा, है ना। मलिक कफूर ने रामचंद्र देव को पराजित कर दिल्ली भेज देता है ना, रामचंद्र देव को पराजित कर दिल्ली भेज देता है। और अलाउद्दीन उससे अच्छा व्यवहार करता है, जिस वजह से रामचंद्र देव जो है ना, राय रायन की उपाधि उसको प्रदान करता है। और उसका राज क्या करता है, उसका राज वापस कर देता है। फिर कभी कभी सुल्तान का विद्रोह नहीं करता है कौन, तो देवगिरी, है ना। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं तेलंगाना या वारंगल का विजय। वारंगल का शासक कौन था, तो प्रताप रुद्रदेव। इस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी ने किसको, मलिक कफूर को देवगिरी के राजा प्रताप चंद देव के साथ सहायता मिलता है। मतलब वारंगल के अभियान के लिए अलाउद्दीन खिलजी किसे भेजता है, तो मलिक कफूर को दक्षिण के विजय के लिए देता। तो इस विजय में जो देवगिरी का राजा था, विजय हम लोग जो पीछे देखे, रामचंद्र देव का सहायता प्राप्त होता है किसको, तो मलिक कफूर को। और ये वारंगल को जीत लेता है। जल्द ही प्रताप रुद्रदेव क्या करता है, जो वारंगल का वारंगल का शासक था प्रताप रुद्रदेव, क्या करता है, तो समर्पण कर देता है। और अपने सोने की बनी मूर्ति बनाकर, देखिए अपनी सोने की बनी मूर्ति बनाकर, और उसके गले में, मतलब मूर्ति के गले में सोने की जंजीर भी डालकर आत्मसमर्पण हेतु मलिक कफूर के पास भेजवा देता है। इस अवसर पर प्रताप रूपदेव ने मलिक कफूर को तो अपने अपनी मूर्ति, सोने की मूर्ति और गले में लगा जंजीर भी दे देता है सोने का। लेकिन इस अवसर पे प्रताप रूपदेव ने मलिक कफूर को एक और क्या देता है, तो कोहिनूर हीरा, है ना। कोहिनूर हीरा इसी अवसर पे प्रताप रूपदेव किसको दिया, तो मलिक कफूर को दिया, है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दक्षिण भारत का अगला विजय में है पांड्य राज का विजय। देखिए दक्षिण भारत के अंतिम छोर पर था पांड्य राज, कहाँ था, तो दक्षिण भारत के अंतिम छोर पर था। और वहाँ
क्या सुंदर पांडे और वीर पांडे नामक दो भाइयों के बीच क्या सत्ता का संघर्ष चला था। तो सुंदर पांडे, जो सुंदर पांडे था एक भाई, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से क्या मांगता है, तो सहायता मांगता है। सुल्तान इस अवसर का फायदा लाभ उठाने के लिए मलिक कफूर को आक्रमण के लिए भेज देता है। जब मलिक कफूर आक्रमण के लिए जाता है तो कफूर क्या क्या तो कपूर जल्द ही पांड्य राज पर मलिक कपूर जल्द ही पांड्य राज की राजधानी क्या है, तो मदुरई मदुरई पर अधिकार कर लेता है। और वीर पांडे क्या होता है, वीर पांडे भाग खड़ा होता है। और मलिक कपूर नगर में लूटपाट और अनेक मंदिरों को नष्ट कर दिया है ना। उसके बाद क्या अपने साथ लूटे गए अपार धन संपत्ति लाया, जो अब तक का सबसे ज्यादा था। जितना धन लूटा था वो अब तक का सबसे ज्यादा वहां कहाँ से, तो पांड्य राज से प्राप्त करता है। कौन, तो मलिक कफूर। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं देवगिरी पर पुनः आक्रमण। देखिए, देवगिरी पर लगातार 3 बार आक्रमण हो गया था। एक बार 1296 में, एक बार हम 1307-8 में हम लोग देखें, उसके बाद 1313 में हम लोग, ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हैं। रामचंद्र देव जो देवगिरी का शासक था, रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र को शंकर देव गद्दी पर बैठता है। और वो स्वयं को क्या है, दिल्ली से स्वतंत्र कर देता है और कर देना बंद कर देता है। तो प्रतिक्रिया स्वरूप क्या, सुल्तान मलिक कफूर को पुनः देवगिरी पर आक्रमण के लिए भेजता है। और युद्ध में क्या, शंकर देव मारा जाता है और मलिक कफूर क्या करता है, फिर देवी नगरों को फिर से लूटता है। तो बस यहीं तक था दक्षिण भारत का भी। उत्तर भारत का विजय देख लिया हम लोग। अब दक्षिण भारत का विजय देखें। अब देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय उसके राज में कुल 4 विद्रोह हुए। इन चारों विद्रोह के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय जब 4 विद्रोह होता है तो वो विद्रोह को दबाने के लिए 4 अध्यादेश जारी करता है, मतलब 4 नियम निकालता है। नियम, पहला नियम कौन था, दान उपहार और पेंशन में दी गई भूमि को वापस कर लेना। जो जो वहाँ पे जमींदार वर्ग थे, जो वहाँ पे कृषक वर्ग थे, मतलब वो सब क्या था, वो एक गठ बना लिए थे, एक ग्रुप बना लिए थे सुल्तान का विद्रोह करने के लिए। तो जब उसके पास भूमि नहीं रहेगा, वो अमीर ही नहीं रह पाएगा, तो क्या वो विद्रोह नहीं कर पाएगा। तो दान में दी गई और उपहार में दी गई सारी पेंशन भूमि क्या करता, तो वो वापस करवा लेता है, जिसमें क्या है, राजस्व की भूमि में वृद्धि हो गई है ना। तो अच्छे गुप्तचर विभाग की स्थापना किया। अच्छे गुप्तचर विभाग की स्थापना, शराब भांग जुआ आदि पर क्या प्रतिबंध लगा दिया गया। और अमीर और सरदारों को दावतें विवाह संबंध पे क्या प्रतिबंध लगा दिया। मतलब अमीर और सरदार वर्ग किसी तरह एक ना हो, मतलब एक जगह नहीं हो जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे ना। ऐसे ऐसा कब होता है, ऐसा दावतों पे होता है ना। तो दावत पे बंद बंद कर दिया। विवाह संबंध पे भी प्रतिबंध लगा दिया कि अमीर और सरदार वर्ग में विवाह संबंध नहीं होगा, कोई समारोह नहीं होगा। जब समारोह ही नहीं होगा तो ये अमीर वर्ग और सरदार वर्ग मिलेंगे ही नहीं। तो मेरे 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 क्या मेरा विद्रोह का षड्यंत्र रचेंगे नहीं। तो ऐसा ऐसा नियम बनाया गया था। हिंदुओं पर कठोर नीति के तहत उन्हें निर्धर बनाया ताकि वह विद्रोह ना कर सके, है ना। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का कर व्यवस्था है ना, कर व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था, बाजार व्यवस्था है ना, मूल्य नियंत्रण व्यवस्था, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये सब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, है ना। तो आज पहला पहला क्या है, राजस्व एवं कर। हम लोग देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी का क्या, कर एवं राजस्व व्यवस्था। मंगोल मंगोलों का मुकाबला करने एवं समृद्ध साम्राज्य की स्थापना के लिए कर की वृद्धि करती है। किस, कौन, तो अलाउद्दीन खिलजी। तो कर कितना था इसके टाइम में, सबसे अधिक तो 1/2 का 50% के हिसाब से कर था। और दो नए टैक्स लगाए, कौन, तो चरी कर और घड़ी कर। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे। भूमि को माप एवं पैमाना कराकर लगान लेने वाला पहला सुल्तान था। भूमि का नाप और पैमाइश करवा के कर वसूलने वाला ये पहला सुल्तान था। उसके बाद दीवान ए मुश्त खराज, दीवान ए मुश्त खराज को था एक राजस्व एकत्रित करने वाला अधिकारी, जिसे क्या कहते, मुश्त खराज कहा जाता था ना। दीवान ए मुश्त खराज, क्वेश्चन पूछेगा दीवान ए मुश्त खराज कौन था, तो राजस्व संग्रहित करने वाला एक अधिकारी। अब हम लोग देखते हैं उसके सैनिक सुधार में। अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक सुधार। अलाउद्दीन खिलजी जो है उससे अस्थाई सेना प्रारंभ करता है। अलाउद्दीन खिलजी अस्थाई सेना प्रारंभ करता है और सेना को नगद वेतन देने की प्रथा भी चालू करवाता है, हाँ। और उसका सैनिकों का हुलिया लिखना और घोड़े की दागने की प्रथा भी प्रारंभ कराता है, कौन, तो अलाउद्दीन खिलजी, है ना। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं अलाउद्दीन का बाजार व्यवस्था, है ना। अलाउद्दीन का बाजार व्यवस्था, बाजार व्यवस्था में अलाउद्दीन खिलजी का जो मूल्य नियंत्रण प्रणाली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा रहा था उस टाइम। देखिए, मूल्य नियंत्रण प्रणाली मतलब बाजार में कोई वस्तु महंगा ना हो,
मूल्य नियंत्रण प्रणाली का क्या है दृढ़ता से लागू किया और माप तोल की बेईमानी बेईमानी को रोका और जो कम तोलता था ना उसको उसको उतना मांस काट दिया जाता था है ना उसके बॉडी से। तो खाद्यान्न बाजार मतलब सब चीज के लिए बाजार अलग अलग कर दिया जैसे खाद्यान्न बाजार, दैनिक बाजार है ना, निर्मित वस्तु बाजार और क्या पसा गुलाम बाजार में सब चीज जो जो वस्तु चाहिए जो जो उस सब के लिए अलग अलग मार्केट व्यवस्था करवाया गया था ना। उसके बाद देखिए सराय अल सराय आदल सराय अदल सराय अदल क्या था ये सरकारी सहायता प्राप्त एक बाजार था जिसमें क्या वस्तु एवं अन्य वस्तु का व्यापार होता था यहाँ पे है ना ये व्यापार होता था सरकारी पूछेगा सरकारी सहायता से प्राप्त बाजार कौन था तो सराय अदल व्यापार के लिए दीवान ए रियासत में अपना नाम लिखवाना पड़ता था। अगर व्यापार करना है तो उसे दीवान में रियासत में अपना नाम दर्ज करवाना होगा। बाजार संचालन क्या रियासत है ना सरद ए रियासत रियासत नाम का एक अधिकारी होता था। बाजार नियंत्रण पूछेगा बाजार नियंत्रण अधिकारी का क्या नाम था तो सरद ए रियासत कहा जाता था उसको ना। मुस्लिम व्यापारियों को विशेष लाइसेंस मिला हुआ था। मुस्लिम व्यापारियों को क्या विशेष लाइसेंस मिला हुआ था। अलाउद्दीन के समय मंगोलों का जो है ना 6 बार आक्रमण होता है सभी को क्या करता है अलाउद्दीन के लिए रोक लेता है। अलाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है कब तो 1316 ईस्वी में। और छोटे समय के लिए शिहाबुद्दीन उमर शासक बनता है। उसके बाद शासक कौन बनता है तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी है ना आप लोग देखते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी कब 1316 से 1320 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी पहला सुल्तान था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया और 1317 ईस्वी में देवगिरी पर पुनः पुनः विजय की उसकी बड़ी उपलब्धि थी। देवगिरी पर पुनः विजय जो करता है उसकी बड़ी उपलब्धि थी। बाद में क्या होता है ये विलासी हो जाता है। दरबार में स्त्री के पोशाक धारण करके दौड़ने लगता है और नग्न स्त्री पुरुष के संबंध क्या थे संबंध इसको पसंद था और नग्न होकर दरबारी के बीच भी दौरा करता था है ना। नसरुद्दीन खुसरो खां 1320 ईस्वी। नसरुद्दीन खुसरो खां क्या मुबारक खां का वजीर था। इसको मुबारक खां का वजीर था। खुसरो ने क्या इसको हत्या कर दिया और सिंहासन पर बैठता और इन्होंने क्या पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण करता है ये पैगंबर का सेनापति उपाधि धारण करता है। फिर इसी को गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी हत्या कर देती है किसे खिलजी वंश का अंतिम शासक ये था कौन नसीरुद्दीन खुसरो शाह है ना। इसी को हत्या करके इसी को हत्या करके क्या कौन तो गयासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश की स्थापना करता है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स यहीं तक था हम लोग का आज का खिलजी वंश का चैप्टर। अगर आप लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर 1 से 2 बार वीडियो देखिए पूरा क्लियर हो जाएगा। और अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो हम लोग जस्ट इसके बाद जब हम लोग खिलजी वंश से रिलेटेड एमसीक्यू प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें सारा कंफ्यूजन आप लोग को क्लियर हो जाएगा। इसलिए एमसीक्यू ये चैप्टर देखने के बाद थोड़ी क्लास देखने के बाद एमसीक्यू का भी वीडियो जरूर देखें। थैंक यू फ्रेंड्स यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।